डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कर्व ट्रेसिंग के बारे में। और कर्व ट्रेसिंग में कार्टेशियन कर्व की कर्व ट्रेसिंग कैसे करते हैं थोड़ा सा आपको बताया जा चुका है। अब हम लोग पोलर कर्व की कर्व ट्रेसिंग कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा सी हमको देखना समझना होगा, थोड़ा सा जानकारी रखना होगा, उतनी जानकारी जिससे हम आसानी से नॉर्मल पोलर कर्व की कर्व ट्रेसिंग कर सकते हैं। पोलर कर्व की पहले समझा जाए पोलर कर्व होता क्या है। पोलर इक्वेशन, तो आप कहते हैं कि पोलर इक्वेशन एन इक्वेशन which contains variables r and theta is known as polar equation. For example, r equals a 1 plus cos theta। देखेंगे इसमें क्या गया, एन इक्वेशन which contains the variables r and theta। r को हम रेडियस वेक्टर कहते हैं और थीटा को हम लोग वेक्टोरियल एंगल कहते हैं। थोड़ा सा इसको समझा जाए। जैसे कार्टेशियन की जब आप कर्व ट्रेसिंग करते हैं तो कर्व ट्रेसिंग करते समय सबसे पहले एक फ्रेम लेते हैं जिसमें से एक को एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरे को वाई एक्सिस, और ये दोनों ही लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ये फ्रेम होता है और इस फ्रेम को बेस मान करके हम कर्व की कर्व ट्रेसिंग करते हैं। अब अगर पोलर कर्व की कर्व ट्रेसिंग करना है तो उस कंडीशन में कैसे करते हो। सबसे पहले हम पोलर इक्वेशन होता क्या है उसको समझने के लिए क्या एक लाइन ड्रा करते हैं। मान लीजिए ये लाइन है OA। अब इस लाइन को एक नाम देते हैं, कहते हैं दैट इज नोन एज इनिशियल लाइन। जो सबसे पहले रेखा खींची गई उसको एक नाम दिया गया इनिशियल लाइन। अब इस इनिशियल लाइन की इस पॉइंट O को सेंटर मानकर इस इनिशियल लाइन को थीटा एंगल से रोटेट करा दिया गया। थीटा एंगल से क्या किया गया, रोटेट करा दिया गया। ये हो गया थीटा। और मान लेते हैं अब यह जो पोजीशन गेन किया इनिशियल लाइन वह हो गया OP। अगर इसका OP की O से P की डिस्टेंस अगर R है तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को शो करने के लिए हम लोग लिखते हैं R, थीटा। अब यहाँ आपने कहा कि सबसे पहले जिस लाइन को हम लोगों ने ड्रा किया दैट इज नोन एज इनिशियल लाइन। इसको एक नाम दिया गया इनिशियल लाइन। फिर उसके बाद जिस पॉइंट को सेंटर मानकर इस इनिशियल लाइन को रोटेट कराया गया उसी को एक नाम दिया, कहा दैट इज नोन एज पोल, जिसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ओरिजिन पोल। जिस एंगल से रोटेट कराया गया उस एंगल को हम कहते हैं वेक्टोरियल एंगल। ओके। ये जो OP इज इक्वल टू R आपने कहा है, OP इज इक्वल टू R को हम कहते हैं दैट इज नोन एज रेडियस वेक्टर। इस पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट आपने लिख रखा है R थीटा, इसी को हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो क्या क्या चीजें आई हैं वो देख लीजिए। पोलर कोऑर्डिनेट को डिनोट किया R थीटा, तो R को हम लोगों ने ऑलरेडी कह रखा रेडियस वेक्टर।
और थीटा को ऑलरेडी कह रखा है वेक्टोरियल एंगल। तो रेडियस वेक्टर और वेक्टोरियल एंगल के कॉम्बिनेशन से जो कोऑर्डिनेट बन रहा है, जैसे जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेते हैं तो एक्सिसा और ऑर्डिनेट लेते हैं, भुज और कोट लेते हैं। जब उनको एक पेयर के रूप में लिखते हैं तो उसे आप कहते हैं दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और उसमें लिखते हैं एक्स कामा वाई, पेयर जब बनाते हैं। इसमें जो पेयर बना आर और थीटा का, ब्रैकेट में हमने लिख रखा आर कामा थीटा, तो आर को हम रेडियस वेक्टर कहते हैं और थीटा को वेक्टोरियल एंगल कहते हैं। और रेडियस वेक्टर वेक्टोरियल एंगल का पेयर ऑर्डर पेयर जब बना दिया गया तो इसको कहा गया पोलर कोऑर्डिनेट। ओ जिसके अबाउट इनिशियल लाइन को हम रोटेट करा रहे हैं उसे हम पोल कहते हैं। और वो जो सबसे पहली लाइन ड्रा की गई थी उसको हम लोगों ने एक नाम दिया, दैट इज नोन एज इनिशियल लाइन। तो इतनी बात समझ में आना जाना चाहिए कि पोलर इक्वेशन में और कार्टेशियन इक्वेशन में कुल मिलाकर के जो थोड़ी बहुत चीज़ें समझने की थी कि पोलर क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, रेडियस वेक्टर क्या होता है, वेक्टोरियल एंगल क्या होता है, ये कुछ चीज़ें आपके सामने रख दी गई। अब नेक्स्ट जो बातें हम लोग करने जा रहे हैं कि पोलर इक्वेशन समझ में आ गया, तो पोलर इक्वेशन की कर्व ट्रेसिंग कैसे हम करेंगे। तो पोलर इक्वेशन की कर्व ट्रेसिंग करते समय इसके प्रोसीजर में कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होगा। इसमें पहला पॉइंट है, कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने लिख रहे हैं, सिमेट्री। जैसे आप कार्टेशियन कर्व में कर्व ट्रेसिंग करते से सिमेट्री का ध्यान रखते थे, वैसे पोलर कर्व की भी कर्व ट्रेसिंग करते समय आपको सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज देखना होगा वह देखना होगा सिमेट्री। और सिमेट्री में जो पहला पॉइंट है, इफ वी पुट माइनस थीटा in place of theta in the given equation, and we get no change in the equation, then we say that curve is symmetrical about initial line, क्या क्या जो इक्वेशन ऑफ कर्व है, जो इक्वेशन ऑफ कर्व आपको दिया गया है, क्या अगर उस इक्वेशन ऑफ कर्व में अगर हम थीटा की जगह पर माइनस थीटा पुट करें और इस इक्वेशन में कोई चेंजिंग ना हो, देन वी से दैट कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। कर्व जैसा इनिशियल लाइन के एबव में बनेगा वैसा ही कर्व इनिशियल लाइन के बिलो में बनेगा। फॉर एग्जाम्पल लिया का r इक्वल्स a1 प्लस कास थीटा। अब इसको चेक करना कि यह इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं। तो कहा इसमें क्या करना, पुट माइनस थीटा in place of theta, we get r equals a 1 plus cos minus theta। ये हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे a 1 प्लस cos माइनस थीटा इक्वल्स आप जानते हैं cos थीटा होता है, तो क्या a1 प्लस cos थीटा। मतलब दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व में
जब आपने थीटा की जगह पर माइनस थीटा सब्स्टिट्यूट किया, देखा कि इस कर्व में वैल्यू और साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है, इसलिए आप कह रहे हैं द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। तो ये आपके अब समझ में आ जाए, इनिशियल लाइन के अबाउट यह कर्व सिमेट्रिकल होगा, मतलब जैसा इनिशियल लाइन के अबव में इस कर्व का फिगर बनेगा, वैसा ही इनिशियल लाइन के बिलो में भी कर्व आपका बनेगा। दूसरा, if we put pi minus theta in place of theta in the given equation and we get no change in the equation of the curve, then we say that curve is symmetrical about the line theta is equal to pi by 2, that is y axis, that is x axis। कहा जा रहा है यदि दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व में हम थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखें और थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखने पर गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व अनअल्टर्ड रहता है, मतलब अनचेंज रहता है, देन वी से दैट द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा इक्वल्स पाई बाई 2। फॉर एग्जाम्पल r इक्वल्स a साइन थीटा, एक पोलर कर्व ले लिया, r इक्वल्स a साइन थीटा। अब अगर इसमें हम थीटा की जगह माइनस थीटा रखें तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। इसका अगर इस इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, इक्वेशन चेंज होकर हो जाएगा r इक्वल्स माइनस ए साइन थीटा। इसके अंदर यह जो भी कर्व बनना है वह तो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन अगर इसी इक्वेशन ऑफ कर्व में हम थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रख दें तो r इक्वल्स हो जाएगा a साइन पाई माइनस थीटा, और हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता, तो r इक्वल्स हो जाएगा a साइन थीटा। मतलब आप देख क्या रहे हैं कि अगर हम थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस भी कर रहे हैं तो भी इस इक्वेशन के कर्व और साइन में, वैल्यू और साइन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। अगर कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, इसका कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। थीटा इक्वल्स पाई बाई 2 मीन्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन, मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे आप कहते हैं वाई एक्सिस। तो थीटा इक्वल्स पाई बाई 2 का मतलब होगा कि थीटा ये वाई एक्सिस के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल है। ये तो दूसरा हो गया, दो चीजें हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट, सी द कर्व will be symmetrical about the pole if by putting minus r in
place of r we get no change, we get no change in equation of curve, in equation of curve. For example, r square is equal to a cos थीटा। देखा जाए क्या कह रहा है, हम कहेंगे जो दिया गया कर्व है वह पोल के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो दिया गया कर्व है उस कर्व में अगर हम r की जगह पर माइनस r रखें और उसके वैल्यू और साइन में कोई चेंजिंग ना हो, मतलब कर्व अनअल्टर्ड रहे, और कर्व अनअल्टर्ड रहेगा तो उस कंडीशन में हम कह सकेंगे कि द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। ये तीसरा पॉइंट आपके सामने था, समझ में आर स्क्वायर इक्वल्स ए का 2 थीटा एक एग्जाम्पल के बतौर दिया गया। अगर इसमें हम r की जगह माइनस r रखते हैं तो माइनस r का स्क्वायर भी प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन एज अबाउट द पोल। नेक्स्ट, अब हम यह भी देख सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल्स ए कॉस थीटा तो ले लिया हमने एग्जाम्पल। आप देख रहे होंगे कि अगर हम कॉस थीटा में थीटा की जगह माइनस थीटा रखते हैं तो भी तो इस कर्व में कोई चेंजिंग होने वाली नहीं। तो अगर इस कर्व में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा तो हमको तो पहले तो यही लग रहा है कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। हाँ, अगर थीटा की जगह हम पाई माइनस थीटा रखते हैं तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ कर्व में चेंजिंग हो जाएगी। इसका मतलब यह π/2 के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, जबकि फिर उसी कर्व में जब हम r की जगह माइनस r रख रहे हैं तो देख रहे हैं फिर इस कर्व में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब ये सिमेट्री अबाउट द पोल भी है। तो इन तीनों सिमेट्री से और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आप यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसे भी कर्व हो सकते हैं जिनके साथ एक सिमेट्री होल्ड करें, एक से अधिक सिमेट्री होल्ड करें, और ऐसे भी कर्व हो सकते हैं कि जिनके साथ सिमेट्री की कोई भी कंडीशन होल्ड ना करे। तो हमको सतर्क रहना है, तुमको देखना है कि उस कर्व में सिमेट्री, हमने बेसिकली थीटा इक्वल टू π/4 के अबाउट डिस्कशन नहीं किया है, थीटा इक्वल 3π/4 पे डिस्कशन नहीं किया, हमने सिर्फ तीन सिमेट्री की बात किया है। सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन, सिमेट्री अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू π/2, और फिर बात किया कि सिमेट्री अबाउट द पोल। और इन तीनों से यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश किया गया है कि किसी भी दिए गए कर्व के साथ सिमेट्री की सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होल्ड कर सकती है, एक से ज़्यादा कंडीशन भी फुलफिल कर सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि दिए गए कर्व के साथ कोई भी सिमेट्री की कंडीशन फुलफिल ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। ये पहला पॉइंट था कि हमको अगर पोलर कर्व की कर्व ट्रेसिंग करनी है तो सबसे पहला काम जो देखना होता है वह प्रोसीजर में सबसे पहला काम सिमेट्री देखना होता है। अब सिमेट्री देखने के बाद दूसरा पॉइंट जो डिस्कस करना होता है सिंपली कहें पोल। पोल टेंजेंट एट द पोल, जैसे आपने पिछले में कार्टेशियन कर्व में कहा था कि जब हम सिमेट्री की कंडीशन देख लेते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। तो यहाँ भी ओरिजिन को आपने पोल कह रखा है, तो हमको ये देखना होगा क्या जो हमको कर्व बनाना है या जो कर्व हमको ट्रेस करने के लिए दिया गया है क्या वह ओरिजिन से पास कर रहा है, पोल से पास कर रहा है। और आपको याद आना चाहिए कि जब ओरिजिन से कर्व पास करता था तो उस पर हम टेंजेंट एट द ओरिजिन निकालते थे। ऐसे यहाँ भी जब कर्व पोल से पास करेगा
तो हम लोग टेंजेंट एट द पोल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला काम ये देखना कि क्या कर्व पोल से पास कर रहा है या नहीं। तो फाइंड whether the curve passes through the pole or not। तो देखिए कि क्या कर्व पोल से पास कर रहा है या नहीं। फॉर दिस मतलब इसके लिए करना क्या होगा, बी पुट फॉर दिस बी पुट r equals 0 in the given equation of the curve and find the value of theta। Find the value of theta if it exists, then curve passes through the pole, otherwise not। क्या मतलब, क्या ये तय करने के लिए कर्व पोल से पास कर रहा है या नहीं, यह देखने के लिए सबसे पहले दिए गए कर्व में हम r इक्वल्स 0 पुट करेंगे। r इक्वल्स 0 पुट करके थीटा फाइंड आउट करेंगे। अगर थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है देन द कर्व पासेस थ्रू दी पोल, और अगर उसका एग्जिस्टेंस नहीं आ रहा है इसका कर्व पोल से पास नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल r इक्वल्स a1 प्लस कास थीटा, एक एग्जाम्पल ले लिया। अब देखना क्या यह कर्व पोल से पास करेगा। तो इसके लिए आपको समझाया गया, सबसे पहले क्या करिएगा, पुट करिएगा r इक्वल्स 0। तो जब r इक्वल्स 0 देखिएगा, आप पुट r इक्वल्स 0 इन द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो इसमें r की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस कास थीटा इज इक्वल टू r की जगह आ गया 0। और कहा गया ये रखने के बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा। अब यहाँ थीटा का मान निकालना है, क्योंकि साफ साफ आप कह सकते हैं कि a तो 0 नहीं हो सकता, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 हो गया तो 1 प्लस कास थीटा 0, ये 0 होगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। इसका अगर a 0 नहीं हो सकता है तो 0 क्या होगा, 1 प्लस कास थीटा इक्वल्स 0 होगा। का दिस इम्प्लाइज कास थीटा इज इक्वल टू 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, और कास थीटा इज इक्वल टू जब -1 आ गया तो कास थीटा का -1 मान कब होता है, जब कास 0 1 होता है, कास पाई -1। इसके अंदर थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, पाई। इसके अंदर यह थीटा इक्वल्स पाई, इसका एग्जिस्टेंस हमको मिल रहा है। अगर इसका एग्जिस्टेंस मिल रहा है इसका था यह कर्व पोल से पास करेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये ले लिया, का r इक्वल्स 3 प्लस 2 कास थीटा, a इंटू 3 प्लस 2 कास थीटा। यहाँ भी पुट किया r इक्वल्स 0, r इक्वल्स 0 पुट करेंगे तो देखा जाए क्या मिलेगा, a इंटू 3 प्लस 2 कास थीटा इज इक्वल टू 0। चूंकि a 0 नहीं हो सकता है तो 0 क्या होगा, 3 प्लस 2 कास थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कह सकते हैं 2 कास थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -3, एंड यहाँ से आप यह भी कह सकते हैं कास थीटा इज इक्वल टू -3/2, ये आपको मिला।
तो थीटा की वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करने वाली नहीं। और यहाँ थीटा की वैल्यू कोसाइन के लिए एग्जिस्ट नहीं करे, -3/2 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका यह जो भी कर्व बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है कोसाइन थीटा का मान थीटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, या तो 1 होगा या तो -1 होगा, यही तक हो सकता है। ये -3/2 आ रहा है, इसका मतलब कोसाइन थीटा के लिए यह वैल्यू -3/2 इम्पॉसिबल है। और अगर यह इम्पॉसिबल, इसका मतलब कर्व पोल से पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे कर्व पोल से पास करेगा, लेकिन इस कर्व के लिए कर्व पोल से पास नहीं करेगा। तो दूसरे पॉइंट से हम यही डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि क्या कर्व पोल से पास कर रहा है, क्या कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। और आपको मालूम है कार्टेशियन कर्व में कि अगर कर्व ओरिजिन से पास करता है तो हमें टेंजेंट एट द ओरिजिन फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ हमको टेंजेंट एट द पोल फाइंड आउट करना होगा। तो टेंजेंट एट द पोल क्या होगा, वो आप आसानी से यहाँ इफ कर्व passes through the pole, then we find tangents at the pole। और टेंजेंट्स एट द पोल आपको मिल जाएगा कि टेंजेंट एट द पोल क्या होगा, स्पर्शिक क्या होगा, जो थीटा की वैल्यू आएगी वही टेंजेंट एट द पोल होगा। उस पर थीटा का मान मिनिमम आएगा, रेडियस वेक्टर मिनिमम हो, सॉरी रेडियस वेक्टर क्या होगा, मिनिमम। अब तीसरा पॉइंट जो और आता है वह है तीसरा पॉइंट, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, कर्व प्लॉट करने के लिए फॉर डिफरेंट वैल्यूज of theta find corresponding values of r, find corresponding values of r। का थीटा के भिन्न भिन्न मानों के लिए r के भिन्न भिन्न मान करस्पॉन्ड संगत मान प्राप्त करिए। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ r एंड plot a table, and with the help of this table we can plot the graph of the curve easily। थीटा के भिन्न भिन्न मानों के लिए r के संगत मान को प्राप्त करिए और इनके हेल्प से हम आसानी से दिए गए कर्व की ट्रेसिंग कर सकेंगे। जैसे एक कर्व लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ट्रेस r equals a 1 plus cos थीटा। ट्रेसिंग में आपको हमने सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स ही बताया है, ज़्यादा ना करके। सबसे पहले आपसे कहा सिमेट्री देखिए, तो पहला पॉइंट जब सिमेट्री देखेंगे तो उसके लिए आते हैं। कहा गया अगर थीटा की जगह माइनस थीटा रखें तो देखेंगे इस कर्व में कोई चेंजिंग होने वाली नहीं। तो आप आसानी से कह सकते हैं सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन, सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन का जो भी कर्व है वह इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। क्यों, इसका रीजन आपको पता। नंबर 2, फिर आपसे कहा गया था देखिएगा क्या कर्व पोल से पास करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे r = 0। तो जब r = 0 पुट करेंगे
तो जो मिलेगा वह क्या होगा, a इंटू 1 प्लस कास थीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है और ये तो 0 हो नहीं सकता, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस कास थीटा इज इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाइज कास थीटा इज इक्वल टू -1 and this is equal to cos phi or this implies theta is equal to phi. Hence curve passes through the pole and theta is equal to pi is tangent at the pole. ये भी हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा corresponding values of r थीटा के भिन्न भिन्न मानों के लिए r के भिन्न भिन्न मान, क्लास 7 टेबल एक बनाए हम लोग। चूंकि ये ध्यान देंगे कि कर्व इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो अगर कर्व इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इनिशियल लाइन पर हम 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक जा सकते हैं। तो एक एंगल ले लिया हमने थीटा इज इक्वल टू 0। अब जब थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे तो cos 0 1 होता है और 1 + 1 2 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 2। फिर उसके बाद हम π/3 ले लेते हैं, π/6 ले लेते हैं। cos π/6 थीटा की जगह π/6 लेना, π/6 होता है cos 30। तो cos 30 कितना होता है, √3/2, तो जगह 1 + √3/2 इंटू, फिर ले लिया π/4 45 डिग्री। जब π/4 करेंगे तो cos π/4 1/√2, तो 1 + 1/√2 लिख दिया, 1 + 1/√2 इंटू। फिर थीटा की जगह हम लोगों ने ले लिया π/3, ये तो ज़्यादा ही हो जा रहा है कुछ, चलिए π/3 ले लीजिए। cos π/3 मतलब cos 60 1/2, तो 1 + 1/2 दैट इज 3/2 a हो गया। ऐसे ही फिर π/2 करेंगे, तो π/2 करेंगे तो cos π/2 0 होता, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। फिर 3π/2 कर देते हैं, 3π/2 का मतलब नहीं 2π/3, सॉरी 2π/3 कर देते हैं। 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, तो cos 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो -sin 30 हो जाएगा। 1 - sin 30 1/2, तो 1 - 1/2 दैट इज इक्वल टू हाफ, तो जाएगा 1/2a। फिर ऐसे जब पाई ले लेंगे तो पाई लेने पर cos पाई दैट इज -1, तो 1 - 1 r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपसे कहा भी जो टेंजेंट आपको मिलता है उस पर रेडियस वेक्टर मिनिमम होता है, तो देखिएगा यहाँ रेडियस वेक्टर क्या हो गया। अब इसके माध्यम से हम दिए गए कर्व को आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। यह आपका लाइन होता है थीटा इज इक्वल टू 0, ये लाइन होता है आपका थीटा इज इक्वल टू π/2, ये लाइन हो गया थीटा इज इक्वल टू पाई, और ये हो जाता है आपका 3π/2, और फिर ये हो जाता है 2π। आपने क्या क्या रखा, π/6, तो एक अनुमान से π/6 बना दें, हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू π/6। फिर उसके बाद आपने कहा π/4 मतलब 45 डिग्री, एक अनुमान से ये भी बना दें, थीटा इज इक्वल टू π/4। फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट ले रखा π/3 मतलब 60 डिग्री, ये मान लें आपका थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, π/6। थीटा इज इक्वल टू π/2 ले रखा है, वो आपको दिख रहा है। 2π/3 इधर थोड़ा सा कम लिया है 120 डिग्री, ये भी अनुमान से बना दीजिए। ये थीटा इज इक्वल टू हो गया 2π/3 हो गया।
फिर थीटा इज इक्वल टू पाई। सारे पॉइंट हम लोगों ने प्लॉट कर दिए। अब जैसे रेडियस वेक्टर को ऑब्जर्व किया जाए, जब थीटा इज इक्वल टू 0 है तो रेडियस वेक्टर 2 है, ये आपका ओरिजिन है और पोल है, पोल से रेडियस वेक्टर पॉजिटिव आ रहा है, इसका थीटा इक्वल 0 के डायरेक्शन में ही रहेंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या कह दिया, 2 मान लेते हैं 2 या यहाँ तक आ गया, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। फिर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 कहेंगे तो देखेंगे रेडियस वेक्टर जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं, रेडियस वेक्टर आपका कम होता जा रहा है। तो ये मान लेते हैं ये जो दूसरा पॉइंट मिला थोड़ा सा कम हो गया, ये आ गया। तीसरा पॉइंट मिला पाई बाई 4 पे थोड़ा और कम हो गया, ये आ गया। चौथा पॉइंट का पाई बाई 3 पर थोड़ा सा और कम हो गया, ये लिख लिया। पाई बाई 2 पर और कम हो गया, ए हो गया, 2a का भी आधा हो गया, ए हो गया। 2 पाई बाई 3 पर हाफ हो गया, इसका भी, ए का भी हाफ हो गया। और पाई पर आते आते क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इसको अब हम लोग मिला लेंगे, मिलाएंगे तो इस तरीके से मिलाते चले जाएंगे। तो जैसा कर्व ऊपर बना, क्योंकि सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन है, तो जैसा इनिशियल लाइन के अबव में कर्व बनेगा वैसा ही इनिशियल लाइन के बिलो भी बनेगा। तो इसको हम ऐसे सिमेट्री ये भी बना लेंगे। ये आपका हो गया कर्व बन गया। तो ये आपका जो कर्व बनना था r इक्वल्स a1 प्लस cos थीटा की कर्व ट्रेसिंग हो गई, और इस कर्व को बेसिकली हम लोग नाम देते हैं कार्डाइड। तो ये कार्डाइड आपका बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम कर्व की कर्व ट्रेसिंग आसानी से पोलर कर्व में कर सकते हैं। फिर यही ध्यान रखना होगा कि सिमेट्री में हमको जो 3 कंडीशंस बताई गई हैं, सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन, सिमेट्री अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, सिमेट्री अबाउट पोल। इन तीनों क्या क्राइटेरिया है वो हमको अच्छी तरीके से याद रहे। फिर टेंजेंट पोल एंड टेंजेंट एट द पोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमको समझ में आना चाहिए। और फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ आर, इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से मैक्सिमम कर्व्स के नॉलेज आप आसानी से गेन कर सकते हैं। पॉइंट तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इनसे आप आसानी से कर्व ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो अगले टर्न पर फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल और लेकर के करने का प्रयास करेंगे, और जो कर्व ट्रेसिंग जो कर्व का कर लेंगे तब तक आप अभ्यास भी कर लेंगे। थैंक्स।